अम्मा को घर से गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे अंदाजा हो गया था कि दूध वाला आ गया है। खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मुझे उसकी नजरों से बहुत उलझन महसूस होती थी। वो बात बेमानी से जुमले बोलता था। बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता तो गोया मेरे जिस्म में अंगारे दौड़ जाते थे। गुस्से से मैं तिलमिला कर रह जाती थी। अभी जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं मुश्किल बैसाखियों के सहारे चलते चलते दरवाजे तक पहुंची थी। जब दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला लड़का खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपने दांत निकोसे थे। मैंने बहुत मुश्किल से इसकी बेहुदा नजरें नजरअंदाज की और दूध का बर्तन आगे बढ़ा दिया था। हमेशा की तरह इसने दूध लेते हुए मेरे हाथों को जरा सा छू लिया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसे गुस्से से घूरने लगी थी। तभी जब इसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाया इसे गुस्से से घूरने लगी थी तभी जब इसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाया तो उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मैं सुन्न होकर रह गई थी। कितनी देर तक मैं इस घटिया शख्स को देखती रही जो एक माजूर और बेवा औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे खूब सुनाई और बेइज्जत करके वहां से निकाला, मगर वो इस कदर ढीठ था कि इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। हर रोज वो मेरे साथ ऐसी हरकत कर जाता था जो मुझे नए सिरे से जलने कुड़ने पर मजबूर कर दिया करती थी। जब मैं इससे बहुत ज्यादा तंग आ गई तो मैंने अम्मा से कहा कि आप कुछ देर के लिए ठहर कर काम पर चली जाया करें। आपको पता है कि दूध वाला आता है तो मैं बहुत मुश्किल से दरवाजे तक जाती हूँ। आप इससे दूध लेने के बाद काम पर जाया करें। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि महारानी कहेगी, यहाँ से दरवाजे तक जाते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। तुम ये नहीं जानती कि मैं सुबह घर से कमाने के लिए निकलती हूँ और शाम को घर वापस आती हूँ। मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस उम्र में बीमारी की हालत में भी मैं हड्डियों को घसीटती फिर रही हूँ और एक तुम हो, माँ का जिसे जरा भी एहसास नहीं है। अगर काम पर जरा सा देर से पहुंच जाऊं तो तुम्हें नहीं पता बेगम साहिबा कितनी बातें सुनाती हैं। अम्मा की लंबी चौड़ी तकरीर सुनकर मैं खुद को कोसने लगी कि मुझे इनसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं अम्मा की तबीयत को बहुत अच्छे से जानती थी। जब भी वो इस तरह की बात करती थी तो नए सिरे से मैं खुद को तकलीफ में महसूस करती थी। जो कुछ भी हो रहा था इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं अगर माजूर हो गई थी तो मैं अपनी मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही मैं ये चाहती थी कि अम्मा इस उम्र में लोगों के घर में काम करें। मगर अम्मा न जाने क्यों कभी कभी हद कर जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसे लगने लगता था जैसे वो इस सब की मुझे ही जिम्मेदार समझती थी, जबकि मैं तो इस सब में बेगुनाह थी, बेकसूर थी। इस दिन भी अम्मा मेरे रोकने के बावजूद भी जब मुझ पर गुस्सा करने लगी तो मैं खामोश हो गई थी। मैं अम्मा को कैसे बताती कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। मुझे इस शख्स का लम्स किसी बिच्छू की मानद मारता है। इसने जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं अम्मा के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त थी। मैं रो रही थी। आखिर अम्मा ये क्यों नहीं समझती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस मुसीबत से दो चार हूँ। जब मैं दरवाजे पर गई तो आज इसका अंदाज ही बदला हुआ था। उसने बर्तन में दूध डालकर मेरे हवाले किया और जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने के लिए पीछे हटी तो वो फौरन से घर में घुस आया और दरवाजा इसने बंद कर दिया। ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये क्या हरकत है, निकलो मेरे घर से। मगर वो तो जैसे कुछ सुन नहीं रहा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आया। उसे मे उसे मेरी बेबसी लाचारी पर भी कोई रहम नहीं आया था। कितनी देर तक वो मुझे जानवरों की तरह बम्भोड़ता रहा। जब इसका दिल भर गया तो वो घर से निकल गया था। कितनी देर तक मैं लुटी पुटी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। मुझे इस शख्स पर रह रहकर ताव आ रहा था। इंतहाई घटिया शख्स था जिसने एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। अम्मा के आने से पहले मैंने अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था और चेहरे के जाविया भी बमुश्किल दुरुस्त कर पाई थी। मगर इस सब के बावजूद भी अम्मा को न जाने कैसे मेरी बदली हुई हालत के बारे में पता चल गया। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, क्या बात है, आज इतनी बुखलाई बुखलाई सी क्यों लग रही हो? अम्मा की बात सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने अम्मा को ये कहकर टाल दिया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये देखकर अम्मा ने सर झुका लिया और कहने लगी कि अब जब मुझे पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफदेह जिंदगी गुजार रही हो, मगर मैं भी मजबूर हूँ। तुम ये भी जानती हो कि इस महंगाई के जमाने में तो 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं गरीब अकेली औरत तुम्हारे इलाज कैसे करवाऊं? मैं अम्मा की सारी मजबूरियों को समझती थी। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपने अपनी ताकत से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको या किसी को भी कोई दोष नहीं दे सकती मैं। मुझ पर जो कयामत बीत चुकी है, मैं इसको चुपचाप सह गई थी। मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली थी, मगर मुसलसल मैं यही सोच रही थी कि मैंने अम्मा से ये बात छुपाकर सही किया या गलत किया। मैंने इस वाक़े के बाद से खामोशी इख्तियार कर ली थी।
اس کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ جو گناہ، جو زیادتی اس نے میرے ساتھ کی تھی، اس کا جواب دے اس نے اللہ کو ہونا تھا۔ اگلے 2 دن اماں کو کام سے چھٹی تھی کیونکہ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ اماں کی گھر پر موجودگی سے میں اس بات پر مطمئن تھی کہ میں اس شخص سے بچی رہوں گی۔ 2 دن تو خیریت سے گزر گئے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو کیسے کہوں کہ اس شخص سے دودھ لینا بند کر دیں۔ تبھی میں نے نپے تلے انداز میں جب اماں سے یہ بات کہی تو وہ غصے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم شاید پاگل ہو گئی ہو جو تم ایسے بات کر رہی ہو۔ جانتی ہو یہ کتنا اچھا انسان ہے؟ ایک تو اس کا دودھ بھی بہت اچھا ہے اور دوسری اس کو پیسے دینے میں مجھے دیر سویر بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس نے پیسوں کے لیے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں سوچ کر چپ کی چپ ہو کر رہ گئی کہ آپ کو کیا پتا کہ اس چیز کی میں نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ میں اماں کو یہ بات شاید کبھی مر کر بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ 2 دن تو خیریت سے گزر گئے تھے۔ اب مجھے پھر سے خود ہی دروازے پر جانا پڑا تھا اور اس نے پھر سے میرے ساتھ یہی کام کیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرنے لگا تھا اور میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی اس کو ایک بار اس چیز کی لت لگ گئی ہے، اب روکے سے بھی نہیں رکے گا، کیونکہ میں بے بس اور مجبور تھی۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور اس وجہ سے وہ مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ اس کو پلیٹ میں پیش ہو کے مل رہا تھا۔ میں خود اماں کی در پر پڑی تھی، ان پر بوجھ تھی، بڑھاپے میں اس بوجھ کو ماں گھسیٹ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کو کیسے بتاؤں کہ یہ شخص جو اس کا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا وہ دراصل ایک درندہ تھا جو مجھے نوچ رہا تھا۔ اماں کو اس پر بہت اعتبار تھا اور ویسے بھی وہ اگر مجھ پر الٹا الزام لگا دیتا تو میں کیا کر لیتی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا تھا اور ایک دن وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ یوں بھی اس دوران گھر میں کوئی بھی نہیں آتا تھا اور اسی وجہ سے وہ بے فکر تھا، وہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور یکدم ہی اس دن میری شادی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اماں ابا بھی خوش تھے کہ میرے فرض سے وہ سبق دوش ہو رہے تھے۔ میں رخصت ہو کر سسرال میں آئی تو بھرا پورا سسرال تھا اور گھر میں ساس سسر کی حکومت تھی، ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہی چلتا تھا۔ میں اس ماحول سے بہت ہی زیادہ دل برداشتہ تھی، اس ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی۔ بات بات پر میری ساس مجھے ٹوکتی تھی اور یہاں تک کہ اسے تو میرے سانس لینے پر بھی اعتراض تھا۔ میرے شوہر ہر بات اپنی ماں کی مانتے تھے، اگر میں کسی بات پر انہیں جواب دے دیتی یا کوئی کام کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ 1 کی 10 لگا کر میرے ماں باپ کو جا کر یہ بات بتاتا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میرے اپنے سگے ماں باپ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ رفتہ رفتہ مجھ سے دور ہو رہے تھے۔ معمولی سی معمولی بات پر بھی میرے سسرال والے میری امی ابو کو بلا لیتے اور انہیں بے عزت کرتے تھے۔ جاتے جاتے امی آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے کہتی تھی کہ پوری زندگی اتنی ذلت کبھی نہیں دیکھی جتنا تمہاری وجہ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ اسی وجہ سے میرے سسرال والے مجھ پر حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ میری یہ کمزوری جان گئے تھے، اگر میں ان کی کسی زیادتی کے خلاف احتجاج بھی کرتی تو فوراً سے پہلے میرے ماں باپ کو بلا لیا کرتے تھے۔ میں ان کی ناجائز بات ماننے پر بھی مجبور تھی اور میرا شوہر بھی ان کی انگلیوں پر ہی ناچ رہا تھا۔ اس کے نزدیک میری عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ معمول کی طرح ہی ایک دن تھا۔ اس دن میرے شوہر کا موڈ بہت اچھا تھا اور اس نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر چلنے کے لیے کہا تھا۔ ہم دونوں بائک پر سوار تھے۔ اس دن میں بہت خوش تھی کہ آج میرے شوہر کا رویہ باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ مختلف تھا۔ وہ میری تعریف بھی کر رہا تھا اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات بھی کر رہا تھا۔ ہم دونوں باتوں میں مگن تھے جب یکدم سامنے سے گاڑی آ گئی تھی اور ہماری بائک گاڑی کے ساتھ زور سے ٹکرا گئی تھی۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میری ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو گئی تھی اور میرا شوہر اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ اس بات کا بھی قصوروار میری ساس مجھے ہی گردانتی تھی۔ میں آخری وقت میں اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے بعد میرے اماں اور ابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ میرا غم ہی ابو کی جان بھی لے گیا تھا۔ امی اٹھتے بیٹھتے میرے نصیبوں کو کوستی رہتی تھی۔ نہ جانے امی کو کیوں لگنے لگا تھا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا ہی قصور تھا۔ میں تو خود حالات کی ماری ہوئی تھی۔ میں نے سسرال میں جو وقت گزارا تھا وہ تڑپتے ہوئے ہی گزارا تھا۔ اب اماں نہ جانے کیوں مجھ سے خار کھانے لگی تھی۔ ابا نے ساری زندگی پرائیویٹ نوکری کی تھی۔ ان کے پاس جمع پونجی کے نام پر جو کچھ بھی تھا وہ میری شادی پر خرچ ہو چکا تھا اور کچھ میری بیماری پر۔ اب ہم لوگ بالکل خالی ہاتھ ہو کر رہ گئے تھے۔ ابا ہم دونوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے اور اس ظالم دنیا میں جینا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی مگر معذوری کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں کر سکتی تھی۔
और मजबूरन अम्मा को, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने घर में किसी मलका की तरह ही गुजारी थी, अब वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो गई थी। इनकी मौजूदगी में जब तक अम्मा घर में थी, तब तक दूध वाले की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। और अम्मा के काम पर जाते ही इसकी नजरें बदल कर रह गई थी। जो कुछ वो मेरे साथ करने लगा था, वो मैं चाहते हुए भी अम्मा को बता नहीं सकती थी, और अगर अम्मा को पता चल भी जाता तो अम्मा ने मुझे ही गलत समझना था। अब जब वो मुझ पर हावी होता जा रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। तभी कमरे का दरवाजा एक धाड़ की आवाज से खुला था। ये देखकर वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया और मैं भी हकदक रह गई थी। सामने अम्मा खड़ी थी, जो खूनख्वार नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। कितनी देर तक वो बेयकीनी से हम दोनों को देखती रही, फिर वो चील की तरह हम लोगों पर झपटी। वो तो वहां से भाग गया था, मगर मैं अम्मा के अताब का निशाना बन गई थी। अम्मा ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, मुझे गालियां दी, कोसने दिए, और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा मुझे ही गलत समझ रही थी, मुझे ही कसूरवार समझ रही थी, जबकि इस सब में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, जबरदस्ती हुआ था, मगर मैं अम्मा को शायद ये बात कभी समझा ही नहीं सकी थी। जब मैंने अम्मा को फूट फूट कर रोते देखा, तो मैं अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी कि मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। मगर अम्मा, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर से मुझे मारने लगी। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे अम्मा की मार से छुड़वाता। मैं खामोशी से इनके हाथों से पिटती जा रही थी। अब मैंने एहतजाज भी नहीं किया था। अम्मा अपनी तरबियत को कोसने लगी थी। मैंने तुम्हारी शादी ये सोचकर की थी कि अब सुख के दिन देखना नसीब होंगे, मगर तुम्हारी वजह से, तुम्हारे ससुराल वालों से रोज रोज मुझे जलील होना पड़ा। तुम्हारे बाप को जलील होना पड़ा, और फिर तुम ये बेवगी की चादर सजाकर मेरे घर पर आ गई हो। अभी भी तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन से मुझे पड़ोस वाली हलीमा ढके छुपे लफ्जों में कह रही थी कि इस दूध वाले का तुम्हारे घर में आना जाना है। मैं पहले इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मुझे तुम पर बहुत एतबार था, मगर मैं क्या जानती थी कि तुम मेरी तरबियत को इस तरह से रोल डालोगी। अगर तुम्हारी ख्वाहिशात इतनी ही मंजूर हो चुकी थी, तो मुझे बताती, मैं किसी भी अंधे लूले लंगड़े से तुम्हारा ब्याह कर देती और खुद को इस बदनामी से बचा लेती। सारी जिंदगी मैंने शराफत से गुजारी है, सारी जिंदगी नेक नाम कमाए हुए गुजरी है, और आखिर वो सब कुछ तुम्हारी वजह से छिन गया। अम्मा के मलाल कम होने में नहीं आ रहे थे। शायद वो आज वक्त से पहले पड़ोसन की बातों की वजह से आई थी। अब दूध वाले ने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। वो इस सब से इस कदर डर चुका था कि वो अपने पैसे लेने के लिए भी नहीं आया था। शायद इसे डर था कि अम्मा मुझ जैसी माजूर लड़की को कहीं इसके सर पर मुसल्लत ना कर दें। इस दूध वाले से तो मेरी जान छूट गई थी, मगर अब अम्मा की वजह से मेरी जिंदगी इस मुश्किल में आ गई थी। सच मैं जानती थी या मेरा खुदा जानता था, अम्मा मेरी बेगुनाही पर यकीन करने को तैयार ना थी, और मैं इनकी नफरत को सहार नहीं पा रही थी। मुझे रह रह कर इस दूध वाले पर गुस्सा आता था। उसने अपनी अंधी ख्वाहिशात के लिए मुझे मेरी ही माँ की नजरों में रुस्वा कर दिया था। अब अम्मी ने बुआ रशीदा के घरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और कहने लगी थी कि मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखो। और रशीदा बुआ को भी इस सब की खबर हो गई थी। वो मानी खेजी में मुस्कुराते हुए बोली कि अब तो तुम्हारी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। एक तो वो बेवा और ऊपर से वो माजूर भी है, और अब तो वो काफी हद तक बदनाम भी हो चुकी है। ऐसे में तुम्हारी बेटी से कौन शादी करेगा? ये एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिससे माँ ने आंखें चुरा ली थी। वो अम्मा बुआ से कहने लगी, कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ बीवी का ख्वाहिशमंद हो, कोई तो ऐसा होगा जिससे इसकी माजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। बुआ ने अम्मा से वादा कर लिया कि वो जल्द ही अम्मा को खुशखबरी सुनाएगी। फिर कुछ दिन के बाद वो एक 70 साल के बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आई, जो मेरे लिए किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं था। मगर मैं एहतजाज करके, इनकार करके अम्मा के गुस्से को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। और तब ही वो शख्स जब मुझे देखने के लिए आया था, इसकी राल टपकाती नजरों से मैं सख्त खौफजदा हो गई थी। मगर अम्मा को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो इसके आगे बिछी जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो आज ही इसके साथ मुझे रवाना कर दें। मैं सख्त परेशान थी कि क्या करूं। मुझे इस शख्स को देखकर ही इससे घिन आ रही थी। इस इंसान से शादी करना आसान काम नहीं था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए जिससे इस शख्स से मेरी शादी टल जाए और अम्मा इससे खुद ही बदजन हो जाए। और अल्लाह की करनी ऐसी ही हुई कि वो शख्स एक मुकदमे में फंस गया था और इसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरी इस बुड्ढे से जान छूट गई। अम्मा उठते बैठते मुझे ही कोसने देती कि मेरी नहुसत ना जाने कब इसकी जान छोड़ेगी। अम्मा की ऐसी बातें मेरा दिल चीर कर रख देती थी। इस दिन अम्मा काम पर गई हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी मुश्किल से दरवाजे पर पहुंची। आज मेरी तबीयत खराब थी। दरवाजा खोला तो सामने ही दूध वाला खड़ा था। इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर इसने दरवाजे में अपना पाँव फंसा दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे अपने किए की माफी चाहता हूँ।
मगर अब इसकी माफी तलाफी भी मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती थी। मैंने इसे गुस्से से झड़क दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे बदजन हो गई है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखने की रवादार, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे और वो मुसलसल मुझसे माफी मांगे जा रहा था, मगर मैं इसे माफ करने को तैयार नहीं थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और हाँफते कांपते अपने कमरे में आ गई थी। कितनी देर लगी थी मुझे अपने हवास बहाल करने में। शाम को अम्मा घर आई तो काफी ज्यादा थकी हुई थी और घर आते ही बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। आज खाना बनाकर जब अम्मा को मैंने जगाया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया था। रात का वक्त था, अभी मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटने ही लगी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर मैंने अम्मा को जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इस वक्त न जाने कौन आ गया है। जब दरवाजा खोलने के लिए गई तो मैं कमरे में हैरान परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे घर में अमूमन इस वक्त कोई आता ही नहीं था और न जाने कौन था जो इस वक्त आ गया था। अम्मा के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो अम्मा के साथ इस शख्स को देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। इसके साथ इसकी अम्मा भी थी। अम्मा इन दोनों को ऊंचा ऊंचा बोलकर बातें सुना रही थी, जबकि वो दोनों सर झुकाए खड़े थे। तभी वो अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और इनसे अपने किए की माफी मांगने लगा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, न जाने वो अम्मा से क्या कहेगा, और अम्मा का इस वक्त रद्द अमल सोच कर मैं खौफजदा हो रही थी। मैं कोई नई मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा इनको लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी और मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने वो इस वक्त क्यों हमारे घर में आया है। थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस चले गए थे। इनके जाने के बाद अम्मा जब कमरे में आई तो इनका मूड बिल्कुल बदला हुआ था। वो पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और सो गई थी। मैं इसी शशपंज में मुब्तला थी, मगर अम्मा मुझसे इस बारे में कोई बात करने पर तैयार ही ना थी। अगले 2 दिन के बाद उन्होंने काम से छुट्टी की थी और कपड़े बदलकर चादर ओढ़कर न जाने कहाँ चली गई थी। मैं इनकी वापसी की शिद्दत से मुंतजिर थी। जब वापस आई तो इनके हाथ में 2 बड़े बड़े शॉपर थे। उन्होंने शॉपर मेरे हवाले किए और कहने लगी, ये कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। क्यों अम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अम्मा कहने लगी कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ असलम के साथ। ये सुनकर वो कपड़ों का शॉपर मेरे हाथ से नीचे जा गिरा। असलम वही दूध वाला लड़का था जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। कितनी देर बाद जाकर मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगी कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और उसने मुझे बता दिया है कि जो कुछ भी हुआ था उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया था। तुम्हारी रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। यूं भी मोहल्ले वाले और आसपास के लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, तो ऐसे में अगर वही शख्स तुम्हारे सर पर इज्जत की चादर ओढ़ देगा जिसने तुम्हें बेइज्जत किया है, तो तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि वो बहुत बदल गया है। अम्मा की बात मुझे समझ आ गई थी, मगर मैं इस दिल का क्या करती जिसमें इस शख्स के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर अम्मा की मर्जी के आगे मैंने सर झुका दिया था। मैं इन्हें मजीद नाराज नहीं करना चाहती थी और बाद में मुझे अंदाजा हुआ था कि अम्मा की बात बिल्कुल ठीक थी। वो वाकई में बहुत बदल गया था। उसने मेरा इलाज भी करवाया और मेरा बहुत ख्याल रखता था।